तो आइए आप शुरू करते हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और सबसे पहले उन खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं जो खास तौर से तवज्जो में रहेंगी। बिग एंड बोल्ड में आज इंडिया गठबंधन की पटरी से उतरी सियासी रेल, क्या 24 के लिए मोदी विरोधी मोर्चा हो गया फेल? बात उस मदरसे की भी होगी जिसने छात्रों को बंधक बना लिया और उसके बाद चला मुख्यमंत्री का बुलडोजर। प्रदूषण से दिल्ली का निकला दम, सुपर पावर अमेरिका क्यों हुआ बेदम, ये भी आपको बताएंगे। और ठंड में सर्दी, खांसी, जुकाम, तो मत होइए परेशान, आज बताएंगे समाधान। हमारी प्रोडक्शन टीम जब ये खबर हमें बता रही है तो मैं भी इस खबर का इंतजार कर रहा हूं। आइए हम दोनों मिलकर ये खबर देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में जमीन के लिए जब दो पक्ष आमने सामने आए तो हंगामा खड़ा हो गया और रजिस्ट्री ऑफिस बन गया जंग का मैदान। दोनों पक्षों के लोगों में बहस के बाद हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने चप्पलों को हथियार बना लिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। रजिस्ट्री ऑफिस में मारकूट शुरू होते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों पक्ष के लोग इतने गुस्से में थे कि किसी की भी हिम्मत मारपीट को रोकने की नहीं हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो शूट जरूर कर लिया। रजिस्ट्री ऑफिस में हंगामे की सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तब जाकर मारपीट खत्म हुई। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेकर चालान काट दिया। बताया जा रहा है कि सिद्धपुर कैथोली गांव के रूप सिंह अपने साथियों के साथ जमीन का बैनामा कराने पहुंचे थे। कागजी कार्रवाई चल रही थी कि गांव के वीरेश, कल्याण और भूरे कुछ लोगों के साथ पहुंच गए और जमीन पर अपना हक जताते हुए बैनामे का विरोध करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में जूतम पैजार शुरू हो गई। यूपी के मेरठ का शालीमार गार्डन का इलाका उस वक्त दहल उठा जब बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तीनों बदमाश बाइक से घर के सामने पहुंचे, काफी देर तक किसी का इंतजार करते रहे। बाइक पर बैठे बैठे ही घर के गेट पर लाइट मारते रहे और फिर एक हमलावर ने गोली चला दी। इसके बाद भी जब कोई घर से नहीं निकला तो दूसरे बदमाश ने भी फायरिंग कर दी और इसके बाद फरार हो गए। इस दौरान कई गाड़ियां भी उनके आसपास से गुजरी, लेकिन बदमाशों में से कोई भी आसपास से गुजरते लोगों का कोई ख्याल करता दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि इस घर के लोगों को दहशतजदा करने के मकसद से ये बाइक सवार पहुंचे। और चुनाव आते ही राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक्टिव हो गए। ताबड़तोड़ कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठिकानों को खंगाला गया। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से भी पूछताछ की गई। तो वहीं अब राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में आए ये दोनों शख्स ईडी के कर्मचारी हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। नवल किशोर मीणा मणिपुर में पोस्टेड हैं, जबकि बाबूलाल मीणा तिजारा में तैनात हैं। एसीबी के मुताबिक मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिटफंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद नवल किशोर मीणा ने बाबूलाल के जरिए केस को निपटाने, प्रॉपर्टी को अटैच होने से बचाने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मामला 15 लाख में तय हुआ, लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी, जिसके बाद जाल बिछाकर ईडी के अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, इसका मतलब यह है कि यहां हवा की क्वालिटी सांस लेने लायक नहीं रह गई है। इसके बावजूद दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर से सामने आई हैं, जो आपके सामने है, जहां भारी तादाद में खुलेआम पराली जलाई गई, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। और ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनका कहना है कि मान सरकार ने पराली जलाने पर लगाम लगाई है, लेकिन ये तस्वीरें सच्चाई बयान कर रही हैं। और जैसा हमने आपको बताया, बढ़ता प्रदूषण दिल्ली का दम निकालता चला जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में औसत AQI 449 और अधिकतम 500 को पार कर गया है, यानी हालात खराब नहीं बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली के करीब नोएडा में औसत AQI 377 है, जबकि अधिकतम यहां भी 500 के पार चला गया है। गाजियाबाद में औसत AQI 279 और अधिकतम 381 रिकॉर्ड किया गया है। और फरीदाबाद और गुरुग्राम का हाल भी देख लीजिए। फरीदाबाद में औसत AQI 402 और अधिकतम 433 रिकॉर्ड की गई है। गुरुग्राम में औसत AQI 401 और अधिकतम 500 के पार पहुंच गया है। इसका मतलब कुल मिलाकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सांस जहरीली हो गई है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि अगर हालात ये हैं तो ये हालात क्यों चौंकाने वाले हैं। प्रदूषण को अमूमन उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, खास तौर से उन कंट्रीज में जहां पर अभी जानते हैं आप कि मकान के, रोटी के, तमाम दूसरी दुश्वारियों के संघर्ष लोगों को झेलने पड़ते हैं। वहां प्रदूषण को बहुत आखिर में रखा जाता है कि ये भी एक समस्या है, इसको एड्रेस किया जाना है। लेकिन यहां पर क्या होता है वो आपके सामने में रख रहा हूं। क्या क्या असर होता है प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर, सांस की बीमारी। बिग एंड बोल्ड में लगातार मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उसी जानकारी में कुछ और इजाफा, क्योंकि यही वक्त है, इसी समय संकल्प लेना चाहिए। क्या
हमारा सिस्टम संकल्प लेगा। फेफड़ों पर बहुत खतरनाक असर, कैंसर तक हो सकता है, हृदय रोग इसी से, क्योंकि जो सांस आप ले रहे हैं आखिरकार वो हर एक ऑर्गन को प्रभावित कर रही है। ब्रेन स्ट्रोक अक्सर देखा गया है। डॉक्टर्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि एयर पोल्यूशन का सीधा असर इस पर भी पड़ता है। और जैसे मैंने बताया आपको, दमा, अस्थमा ये तो सामान्य है, ये बात कैंसर तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि ये कितनी खतरनाक एक समस्या हमारे आसपास है। आंखों में जलन से लेकर तमाम, लेकिन इसमें आप राजनीति होते देखते हैं। वो कहता है उसने पराली जलाई, वो अपने यहाँ की सरकार को कोई क्लीन चिट दे देता है, लेकिन असलियत अभी कुछ देर पहले मैंने तस्वीरों में आपको दिखाई। नाइट्रोजन 5.5 किलोग्राम, पराली से मिट्टी को भी नुकसान देख लीजिए। न सिर्फ आदमी के स्वास्थ्य को खत्म होने के हद तक खतरा है, बल्कि आप देखिए कि क्या हो रहा है। जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है। फास्फोरस 2.3 किलोग्राम, ये कुल मिलाकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पराली के जरिए किस तरीके से भूमि की उर्वरता समाप्त हो रही है और बाद में फसलों का उत्पादन भी इससे प्रभावित होगा। किसानों को ये बात समझना चाहिए। सरकारें समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कोई चूक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतने गंभीर खतरे के बावजूद, स्वास्थ्य को खतरा होने के बावजूद, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खतरा होने के बावजूद स्थितियां संभाले नहीं समझ रही हैं। अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से। अवैध मदरसे पर गाज गिरी जब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मदरसे की बिल्डिंग को गिरा दिया। प्रशासन को वीरभट्टी इलाके में बने इस मदरसे से काफी शिकायतें मिल रही थी। जब छापेमारी की गई तो मदरसे की बदहाल व्यवस्था की पोल खुल गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और मदरसे की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मदरसे में बंद 24 छात्रों को छुड़ाया। छात्रों के परिजन ने ही पत्र लिखकर छात्रों के साथ हो रही मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि छात्रों को मदरसे में भेड़ बकरियों की तरह कमरे में रखा जाता था। प्रशासन की टीम ने जब छापा मारा तो पीने के पानी में कीड़े मिले, जबकि मदरसे की रसोई में बदबूदार खाना था। वहीं छात्रों ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ मौलवी का बेटा मारपीट करता था और परिजनों से शिकायत करने पर जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। छत्तीसगढ़ के सियासी दंगल में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांकेर में आयोजित विजय संकल्प महारैली में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी का संकल्प पिछड़ों और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बना। जनता ने 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन की कलह खुलकर सामने आने लगी है। कभी विपक्षी गठबंधन के अगुवा रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में आजकल कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। हालांकि नीतीश कुमार के बयान पर जेडीयू की सफाई भी आ गई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश जी के बयान के मायने गलत निकाले गए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी से ठीक पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी और नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजा। साथ ही ईडी के सामने पेशी से इनकार करते हुए सवाल किया कि समझ में साफ नहीं है, मुझे गवाह बनाया गया है या आरोपी बनाया गया है। ईडी तुरंत वापस ले, ये नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल के निशाना साधते ही बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता राजघाट पर जमा हुए और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी के सामने पेश नहीं होना डर को दिखाता है कि हाँ, मैंने गलती की है। आज अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए हों, लेकिन उन्हें यह पता है कि आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। और तभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक जनसभा में केजरीवाल ने कहा कि नतीजे वाले दिन उन्हें पता नहीं कि वो जेल में रहेंगे या बाहर। उनके शरीर को कैद किया जा सकता है, सोच को नहीं। बहरहाल कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसद महुआ मोइत्रा से पूछताछ के दौरान लोकसभा की अध्यक्ष कमेटी में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सवालों पर आपत्ति जताते हुए बाहर आ गए। उनके साथ विपक्ष के सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया। महुआ मोइत्रा गुस्से में बाहर निकले और उन्होंने एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर पर व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगाए। जबकि बैठक छोड़कर बाहर आए विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक के संचालन के तरीके पर सवाल उठाए। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन से क्या यहां रहने वाले अमेरिकी डिप्लोमेट्स का भी घुट रहा है दम? पूरी खबर आगे, उससे पहले देखिए हरियाणा के करनाल से अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक। करनाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंत्योदय महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भी राम मंदिर को अटका कर भटका कर रखा।
तेलंगाना से आज राहुल गांधी ने केसीआर पर हमला बोला। अंबातीपल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता आते ही कांग्रेस चंद्रशेखर राव की लूट का एक एक पाई वसूलेगी। राहुल ने महिलाओं से सोशल पेंशन, कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा, सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। बघेल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के तुष्टीकरण वाले बयान पर अशोक गहलोत ने जोरदार पलटवार किया है। गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तालिबानी मानसिकता का इलाज हनुमान जी की गदा है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार समेत 17 आरोपियों के खिलाफ अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। आरोप तय करने के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपियों को सीबीआई ने चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी सौंपी। शुरू हो चुकी है, मौसम तेजी से बदल रहा है। बदलता हुआ मौसम अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये बीमारियों से बचाता है। इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, ये एक सवाल रहता है। इसके जवाब क्या है? इम्यूनिटी के लिए कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था, विटामिन सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रात में नींद बहुत जरूरी है। रात में नींद से शारीरिक और मानसिक थकान मिटती है, इससे इम्यून अपने आप मजबूत होता है। तनाव और थकान को कम करने के साथ ही इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए योग और ध्यान जीवन शैली का हिस्सा बनाए जाने से मदद मिलती है। सर्दियों में अक्सर लोग फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देते हैं और इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इससे बचने के लिए हर दिन व्यायाम करना चाहिए और हो सके तो इंडोर ही, लेकिन एक्सरसाइज होनी चाहिए। पोषण से भरपूर आहार का सेवन, बैलेंस डाइट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाती है। सर्दी में लोग पानी की मात्रा को भी कम कर देते हैं। एक्सरसाइज की तरह शरीर को जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी नहीं मिलने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि प्यास उतनी लगती नहीं। इम्यूनिटी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने की वजह से कमजोर हो जाती है और इसलिए पानी ध्यान रखकर पिया जाए। सर्दियों के मौसम में खूब फल और सब्जियां खाई जाएं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं। हर मौसम में नींबू का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर मिकदार में। सर्दियों में हर दिन कम से कम 2 ग्लास नींबू पानी 1-2 ड्रॉप के साथ पीना आपके लिए मददगार रहेगा। सर्दी में अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आप फ्लू, इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम, निमोनिया, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। बॉलीवुड के किंग खान आज 58 साल के हो गए। कैसे फैंस ने उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड के किंग खान आज 58 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनके घर मन्नत के बाहर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। शाहरुख ने अपने बंगले की बालकनी पर आकर फैंस का अभिवादन किया। उन्होंने फैंस के लिए दोनों हाथ खोलकर अपना सिग्नेचर पोज भी दिया। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। 489 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 64,080 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 144 अंकों की दौड़ लगाई। सराफा बाजार में सोने और चांदी में बिकवाली के साथ दामों में गिरावट दर्ज की गई। योगी राज में अतीक गैंग का पूरा हिसाब हो रहा है। अतीक ने जितना लूटा योगी सब सूद समेत वसूल रहे हैं। योगी के एक्शन से अतीक गैंग अब पाई पाई को मोहताज हो गया है। आलम यह है कि अतीक की एक कंपनी अब दिवाली सेल चला रही है। माफ कीजिए, मकान, जमीन, फ्लैट, दुकान, हर चीज पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन योगी राज में अतीक जादों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा। यूपी में कानून तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। अतीक जादों का ये सेल वाला खेल क्या है? सेल के खेल की इनसाइड स्टोरी। अतीक जादों के इस खेल में कौन कौन शामिल है, डीलर, डीलिंग की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी में अतीक की बेनामी संपत्ति की सेल, दिवाली का धमाका ऑफर। दिवाली के इस ऑफर में रेट काफी कम और डिस्काउंट बम्पर हैं। दिवाली के इस बम्पर धमाके में सेल 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज की है। इतनी बड़ी सेल के बारे में ना तो आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही इतनी बड़ी होलसेल की बात किसी ने सोची होगी। प्रॉपर्टी कहां कहां बिक रही है, अतीक की बेनामी जमीन कहां कहां है, सेल वाला स्टोर कौन चला रहा है, डीलर कौन है, सेलर कौन है, सारी डिटेल हमारे पास है। सब बताएंगे। बम्पर सेल का पूरा ऑफर और सेल की इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सेल में क्या क्या मिल रहा है। सेल में अतीक की बेनामी जमीन, अतीक के अलग अलग शहरों के फ्लैट, कब्जे वाली दुकानें, कब्जे वाले स्टोर और मार्केट हैं। अतीक एंड फैमिली की लग्जरी कारें, शेल कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
माफिया फैमिली के पास बहुत कुछ है जो इस लिस्ट में आगे जुड़ने वाला है। योगी राज में माफिया अतीक के काले साम्राज्य पर खूब एक्शन हुआ है। माफिया का पूरा क्राइम सिंडिकेट मिट्टी में मिल गया। 40 साल में अतीक ने जो काला साम्राज्य खड़ा किया, योगी ने उसे 1 साल में ही जड़ से उखाड़ दिया। माफिया पर योगी कितने सख्त हैं, इसका ट्रेलर पूरी दुनिया ने देखा। एनकाउंटर, बुलडोजर, कुर्की और नीलामी की कार्रवाई पूरे यूपी ने देखी। योगी राज में अतीक गैंग पर चौतरफा एक्शन हुआ। इससे अतीक गैंग की कमर टूट गई। 12,000 करोड़ की नेटवर्थ वाला गैंग अब पाई को मोहताज है। अतीक गैंग कंगाल है। इसी वजह से यूपी में दिवाली वाली बम्पर सेल चल रही है। सेल में सौदा अतीक की बेनामी संपत्तियों का हो रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टीज को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, क्योंकि अतीक के बेटों को पता है संपत्ति अगर सरकार के हाथ लगी तो योगी का एडमिनिस्ट्रेशन इसे सीज कर देगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। माफिया अतीक और अशरफ के परिवार व उसके गैंग के लोग अब एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं, और यही कारण है कि वो माफिया ब्रदर्स की बनाई गई बेनामी संपत्तियों को बेचने में जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले माफिया ब्रदर्स का जो वकील है विजय मिश्रा और नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक का बेटा अली का बेहद करीबी दोस्त अतीन जफर, ये लोग जुटे हुए थे। लेकिन एक तरफ जहां विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेजा गया, तो उसके बाद से माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को बेचने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी दोनों बेगम यानी कि माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता और माफिया अशरफ की बेगम जैनब फातिमा फरार हैं, और उनके दोनों बेटे एजम और अबान वो बाल सुधार गृह में बंद थे। लेकिन 9 अक्टूबर को वो रिहा हुए हैं, जिसके बाद से वो हटवा गांव में रह रहे हैं। अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि माफिया के जो बेटे हैं वो अपने दोस्त और करीबियों के जरिए माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को बेचने में जुटे हुए हैं। अब पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये संपत्ति कहीं और नहीं बल्कि बताया जा रहा है नोएडा इलाके में है, जिसकी कीमत 7 करोड़ के आसपास की है। इनपुट मिला है कि अतीक फैमिली अपनी कंगाली दूर करने के लिए अतीक की बेनामी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही है। नोएडा और कानपुर में अतीक की बेनामी प्रॉपर्टीज की डीलिंग चल रही है। नोएडा वाली डील अतीक के बेटे एजम के कहने पर और कानपुर की डील नैनी जेल में अली के कहने पर हो रही है। लेकिन अतीक गैंग योगी से इतना डरा है कि वो इस डील में खुलकर सामने नहीं आना चाहता। इसके लिए अतीक के बेटों ने अपने दोस्तों को काम पर लगाया है। बेनामी प्रॉपर्टीज की इस डील में अतीक के रिश्तेदार भी लगे हैं, क्योंकि इस डील में मुनाफा तगड़ा होगा। अतीक के बेटे कानपुर और नोएडा में उसकी कुछ प्रॉपर्टियों का सौदा करने में जुटे हुए हैं। इस बाबत जो है नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली अहमद ने अपने एक दोस्त को लगाया था। जो अली अहमद का दोस्त था उसने कानपुर में कई प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारियों से संपर्क भी किया था, लेकिन पुलिस को इस बीच सूचना मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस अतीक के इस बेटे के दोस्त को पकड़ती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि नोएडा में भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसका डील उसके बेटे जो हैं अपने दोस्तों के जरिए करवाने की फिराक में है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि अशरफ के जो ससुराल वाले हैं वो भी इन प्रॉपर्टियों की डील में जुटे हुए हैं, ताकि इन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसे अर्जित किया जा सके और पुलिस को इस बाबत पता न चले, ताकि इन्हें भी कुर्क पुलिस न कर दे। अतीक के बेटे जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें खरीदार नहीं मिल रहे, क्योंकि यूपी में योगी है और योगी राज में कानून तोड़ने से हर कोई डरता है। अतीक के बेटे इन जमीनों को बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये एक्शन उनको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस को नोएडा और कानपुर के डीलिंग की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। पुलिस अब अतीक की इन प्रॉपर्टीज की जानकारी जुटा रही है। जल्द ही इन प्रॉपर्टीज को पुलिस सील कर देगी। अतीक ने चुनावी हलफनामे में सिर्फ 25 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था, लेकिन यूपी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि अतीक गैंग के पास करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें से कुछ अतीक एंड फैमिली के नाम पर है और कुछ बेनामी। अतीक अहमद जो प्रॉपर्टी खरीदता था, बताया जा रहा है कि वो कभी अपने नाम पर नहीं खरीदता था, दूसरों के नाम पर खरीदता था, और यही वजह है कि उसे चिन्हित करना एक
कहा जा सकता है कि बेहद कठिन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस जो है लगातार उसके अपराध के जरिए कमाई गई संपत्तियों पर पुलिस की कार्रवाई हमें देखने को मिली। इतना ही नहीं, ईडी ने भी इस बाबत कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी कई ऐसी संपत्ति है जिसे चिन्हित करना बाकी है और इन्हीं संपत्तियों के बारे में ये खबर सामने आ रही है कि अतीक के बेटे उसे बेचना चाहते हैं। यूपी में अतीक की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रयागराज के धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पूरा मुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइंस, लुकरगंज, जसनसेनगंज, रोशनबाग में जमीनें, घर और प्रॉपर्टीज हैं। इनके अलावा नोएडा, कौशाम्बी और लखनऊ में मार्केट, स्टोर और बेशकीमती जमीनें और फ्लैट हैं। दिल्ली के भी शाहीन बाग में अतीक का एक फ्लैट बताया जाता है। माफिया अतीक अहमद का काला कारोबार सिर्फ यूपी में नहीं फैला था। अतीक का साम्राज्य यूपी के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में भी था। इन राज्यों में भी अतीक ने अपने रसूख के दम पर जमीनों और फ्लैट पर कब्जा किया था या फिर अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट किया था। इतना ही नहीं, अतीक ने अपना साम्राज्य मुस्लिम कंट्रीज में भी फैलाना शुरू किया था। अतीक ने दुबई की शाइन सिटी में करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। मलेशिया और सिंगापुर में भी उसने हजारों करोड़ की काली कमाई हवाला के जरिए पहुंचाई और इन्वेस्ट किया। फूड प्रोसेसिंग और दूसरे बिजनेस में बतौर बिजनेस एसोसिएट फंड लगाया। सूत्र बताते हैं कि माफिया ब्रदर्स द्वारा बनाई गई बेनामी संपत्तियों को बेचने में और उनका सहयोग करने में उनके बेटों के साथ अतीक के पुराने गैंग के लोग भी जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन बेनामी संपत्तियों को बेचने में काफी लंबा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि उनके बेटों को असली कीमत नहीं मालूम है। और यही कारण है कि माफिया के जो पुराने गैंग में कभी रहे मेंबर थे, वो भी अब उनके बेटों से हाथ मिलाने में जुटे हुए हैं, जिसमें तमाम नाम ऐसे भी निकल के सामने आए हैं जिसमें हरवारा का रहने वाला एक शख्स है जो कभी माफिया के लिए काम किया करता था तो कभी उमेश पाल के साथ हो गया। अब ऐसे में पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में माफिया के बेटों के साथ कौन मिला हुआ है और माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को यूपी और यूपी से बाहर बेचने का काम कौन कर रहा है। अतीक ने यूपी से जितना कमाया, अपराध और बंदूक के दम पर जितना पैसा बनाया, योगी एक एक पाई का हिसाब कर रहे हैं। अतीक ने जितना लूटा, अतीक गैंग को सब लौटाना पड़ रहा है। योगी राज में अतीक की 1700 करोड़ की अवैध संपत्ति का हिसाब हो चुका है। 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाकर खाली कराया गया। ईडी 100 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लेने की तैयारी में है। इसमें प्रयागराज में 50 करोड़, लखनऊ में 20 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को चिन्हित किया गया। इसी तरह नोएडा में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है। राजस्व विभाग से ईडी इन तमाम संपत्तियों का सत्यापन करा रहा है। सारी जांच पूरी होने पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत इन संपत्तियों और प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। यही वजह है कि अतीक के बेटे जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति बेचकर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी राज में बैक टू बैक एक्शन हो रहा है, अतीक गैंग की हालत भिखारी से बदतर होने वाली है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनकी अकूत दौलत का क्या होगा? गरीबों को लूट कर खड़ा की गई इस आर्थिक संपत्ति को लेकर बड़ी खबर आई है। कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटों ने बाकायदे इन संपत्तियों को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा और कानपुर के कुछ बड़े व्यापारियों के साथ उनकी डील हो रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सौदा भी तय होगा। दरअसल प्रयागराज के अलावा देश के कई हिस्सों में अतीक अहमद और उसके भाई ने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इनमें से कई ऐसी कंपनियां थी जो बेनामी कंपनियां थी, और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के अलग हिस्से मसलन गुरुग्राम हो या फिर नोएडा हो, दिल्ली हो, और इसके अलावा गुजरात के तमाम शहरों में खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों में इन दोनों भाइयों का इन्वेस्टमेंट था। और अब जो सारी संपत्तियां हैं ईडी के रडार पे हैं। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अतीक ने 2012 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदी या बिजनेस शुरू किया वो सब बेनामी था। सारी शेल कंपनियां और सारी संपत्ति किसी और के नाम पर है। कई प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त तो जाली दस्तावेज की मदद से की गई। ये सारी प्रॉपर्टी योगी सरकार और ईडी के रडार पर है और जल्द इसका हिसाब हो जाएगा। अगर पैसों की सप्लाई कट जाएगी तो अतीक गैंग की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड और उसके गुर्गों को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि पैसों के बिना फरारी का काम चल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।